अध्याय 66। सिया की माफी। एंटीक सेंटर से निकलकर अभय और महेंद्र सिंह दोनों कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। कार में महेंद्र सिंह लंबी सांस लेते हुए बोले, अर्जुन, तुमने ये हरकत क्यों की? बेहतर होता कि हम नीलामी में शामिल ही ना होते। तुम्हें इनविटेशन कार्ड चुराना नहीं चाहिए था। डैडी, इनविटेशन कार्ड में कोई गड़बड़ नहीं थी। वो लोग दिखावे के आदी हैं, इसलिए उन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हुआ। अर्जुन की बात सुनकर महेंद्र सिंह को गुस्सा आ गया। वो बोले, अगर तुम काबिल होते तो क्या आज हमें बेइज्जत होना पड़ता? तुम जैसे हारने वाले इंसान की वजह से यह सब हुआ। अर्जुन निराश होकर सिर झुका लेता है और आगे कुछ नहीं कहता। तभी पीछे से एक रोल्स रॉयस कार आती है और उनकी कार के सामने आकर रुक जाती है। अर्जुन भी अपनी कार रोक देता है। उसे अंदाजा हो गया था कि वो लोग उसी के लिए आए हैं। कार से सिया बाहर आती है और अर्जुन के पास आकर माफी मांगते हुए कहती है, अर्जुन जी, सेंटर में जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मैं अपने स्टाफ की गलती के लिए शर्मिंदा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस वजह से आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। अर्जुन सिर हिलाते हुए कहता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि एंटीक सेंटर को अपने स्टाफ को बेहतर ट्रेनिंग देने और उनका सही निरीक्षण करने की जरूरत है। सिया सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल अर्जुन जी, एंटीक सेंटर के प्रेसिडेंट ने उस मैनेजर को निकाल दिया है जिसने आपके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की थी। मैं आपको नीलामी में वापस ले जाने के लिए आई हूं। अर्जुन तुरंत मना करते हुए कहता है, सिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। उन दो लोगों की वजह से मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका है, इसलिए मैं नीलामी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। सिया उसकी बात सुनकर निराश हो जाती है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो मुड़ती है और अपनी कार से एक लकड़ी का बॉक्स निकालकर लाती है। वो उसे अर्जुन को देते हुए कहती है, इसे मेरी तरफ से माफी के तौर पर रख लीजिए। अर्जुन जैसे ही उस बॉक्स को छूता है, उसे उसमें से वही रहस्यमयी ऊर्जा निकलती महसूस होती है, इसलिए वो पूरे दिल से उसे स्वीकार कर लेता है। सिया खुश थी कि अर्जुन ने उसका उपहार स्वीकार कर लिया था। वो कहती है, ठीक है, मैं आज की नीलामी को स्थगित कर देती हूं। मैं प्रेसिडेंट से कहूंगी कि वो अपने स्टाफ पर नजर रखें और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दें। सब कुछ ठीक होने पर हम दोबारा नीलामी को आयोजित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तब मिस्टर अर्जुन और महेंद्र सिंह उसमें जरूर शामिल होंगे। सिया को देखकर महेंद्र सिंह हैरान थे। वो पहले सिया से एंटीक मार्केट में मिले थे जब उनसे वाज टूट गया था। अब वो अर्जुन से इतनी विनम्रता से बात कर रही थी, यहां तक कि वो अर्जुन के लिए नीलामी को स्थगित करने और बाद में दोबारा आयोजित करने को भी तैयार थी। कहीं इसलिए तो नहीं कि अर्जुन ने उस दिन उस टूटे हुए वास को जोड़ दिया था? महेंद्र सिंह मन ही मन सोचते हैं। अर्जुन सिया की बातों में सच्चाई देखकर मान जाता है। ठीक है, जब आप दोबारा नीलामी आयोजित करेंगे तो हम दोनों जरूर शामिल होंगे। महेंद्र सिंह भी जल्दी से कहते हैं, हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। मुझे सुनकर खुशी हुई। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर से आपसे आज के लिए माफी मांगती हूं। इसके बाद सिया मुड़ी और वहां से चली गई। रहस्यमयी लकड़ी का राज सिया के जाने के बाद महेंद्र सिंह उस लकड़ी के बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अर्जुन, मिस सिया ने इस बॉक्स में तुम्हें क्या दिया है? खोल कर देखो। अर्जुन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, उसमें से ऊर्जा निकलती है और अर्जुन के शरीर में चली जाती है, जिससे उसे अपने अंदर ताजगी महसूस होती है। महेंद्र सिंह जब उस लकड़ी के बॉक्स में झांकते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। महेंद्र सिंह का मुंह बन जाता है। उन्हें लगा था कि सिया ने कोई बहुमूल्य पत्थर दिया होगा, मगर ये क्या बकवास चीज दे दी थी। अर्जुन, ये क्या दिया है उसने? ये लकड़ी का टुकड़ा किस काम का? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, डैडी, ये साधारण लकड़ी नहीं है। ये 1000 साल पुराने अमरजोत पेड़ की लकड़ी है। ये बहुत ही दुर्लभ है। महेंद्र सिंह निराश होते हुए कहते हैं, कुछ भी हो, इस लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी। अर्जुन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसके लिए इस लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा थी। ये बेशकीमती लकड़ी थी। इसमें बहुत सारी ऊर्जा थी।
जिससे वो और ताकतवर बन सकता था, लेकिन ये बात वो अपने ससुर को नहीं बता सकता था। अर्जुन की साधना जब दोनों घर लौटते हैं, तब सिया और कामना घर पर नहीं होती। सिया अभी ऑफिस से वापस नहीं आई थी और कामना पत्ते खेलने गई हुई थी। अर्जुन तुरंत अपने कमरे में जाता है। दरवाजा बंद कर वो सावधानी से उस लकड़ी को बाहर निकालता है। उसे हाथ में पकड़कर वो जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। अपनी आंखें बंद कर वो अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उस लकड़ी की ऊर्जा उसकी सांस के साथ उसके शरीर के अंदर जाने लगती है। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखें चमक रही थीं और उसे अपने शरीर में ताजगी महसूस हो रही थी, लेकिन अब उस लकड़ी की चमक कम हो चुकी थी। अर्जुन को पता था कि इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसमें अभी भी कुछ चमत्कारी शक्तियां थीं जिससे वो कोई जादुई वस्तु बना सकता था, लेकिन इसके लिए उसे और सामग्री की जरूरत थी। लिविंग रूम में पहुंचते ही कामना ताना मारते हुए कहती है, साहब को कमरे से बाहर आने की फुर्सत मिल गई। तुम्हारा घमंड इतना बढ़ गया है कि तुम अब खाना भी नहीं बनाना चाहते। क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी? अर्जुन शर्मिंदा होते हुए कहता है, मॉम, मैं बहुत थक गया था और सो गया था, माफ कर दीजिए। थक गए थे इसलिए क्योंकि तुम नीलामी में गए थे, या इसलिए क्योंकि तुमने अभय को झूठे आरोप में फंसाया है? कामना चिढ़ते हुए कहती है। अर्जुन हैरानी से पूछता है, अभय को झूठे आरोप में फंसाया? आप क्या कह रही हो? कामना गुर्राते हुए कहती है, तुम्हारी दादी सुमित्रा देवी ने मुझे कॉल करके बताया कि किस तरह तुमने खुद की बेइज्जती करवाई और तुम्हारी वजह से अभय को एंटीक सेंटर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। सुमित्रा देवी ने मुझे बहुत सुनाया। हारने वाले इंसान, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? अर्जुन के चेहरे पर गहरा तनाव था। उसे अब समझ आ गया था कि आने वाले दिनों में उसे अपने दुश्मनों से ज्यादा अपनों से लड़ना होगा। जारी अध्याय 87। अर्जुन को मिले उपहार। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस तरह मैनेजर और अभय को धक्के मारकर एंटीक सेंटर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद सिया अर्जुन से जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है और उसे लकड़ी का बॉक्स देती है जिसमें अद्भुत ऊर्जा भरी होती है। घर पहुंचकर अर्जुन उस ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लेता है। इसके बाद जब वह लिविंग रूम में आता है तो उसे कामना के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अब आगे कामना का गुस्सा सिया अपनी मां को टोकते हुए कहती है, मां, मुझे लगता है कि जरूर अभय ने कोई गलती की होगी जिसकी वजह से उसे वहां से निकाला गया होगा। दादी की डांट के डर से वो झूठ बोल रहा है। इसमें अर्जुन का कोई हाथ नहीं है, इसमें इसी का हाथ है। कामना गुस्से से पैर पटकते हुए कहती है। जब अभय घर पहुंचा तो उसने बताया कि अर्जुन ने एंटीक सेंटर के इनविटेशन कार्ड गलत तरीके से हासिल किए थे। जब वहां के प्रेसिडेंट को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अर्जुन और महेंद्र सिंह के साथ अभय को भी वहां से निकाल दिया। साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि सिंह परिवार का कोई भी सदस्य अब वहां नहीं जा सकेगा। अगर हम वहां गए तो हमारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। इस लड़के ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। तभी महेंद्र सिंह बोले, लेकिन वो इनविटेशन कार्ड असली थे। अभय झूठ बोल रहा है। कामना महेंद्र सिंह को घूरते हुए कहती है, तो अब तुम इस लूजर की साइड लोगे? अगर तुमने एंटीक सेंटर जाने की जिद न की होती तो ये सब नहीं होता। महेंद्र सिंह उसकी घूरती नजरों से बचने के लिए अर्जुन के पीछे छिप जाता है। कामना गुस्से में आगे कहती है, वैसे भी इस लूजर की इतनी हैसियत कहां है जो इसे इनविटेशन कार्ड मिलेगा। इसने अभय को नाराज किया है। अभय इससे बदला जरूर लेगा। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचोगे। अचानक घंटी बजती है। तभी सिंह हवेली की घंटी बजती है। कामना बेचैन होकर बोलती है, अरे नहीं, लगता है सुमित्रा देवी ने किसी को अर्जुन से सवाल करने के लिए भेजा है। पहले देखें तो सही, बाहर कौन है। यह कहकर सिया दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह पूछती है, आपको किससे मिलना है? वो आदमी कहता है, क्या मिस्टर अर्जुन घर पर हैं? उसकी बात सुनकर अर्जुन वहां आता है
और सिया को पीछे करते हुए बोलता है, मैं हूं अर्जुन, बोलिए क्या काम है। नई उम्मीद अर्जुन को देखते ही वो आदमी मुस्कुराते हुए सम्मान से कहता है, हेलो अर्जुन जी, मैं एंटीक सेंटर का नया मैनेजर हूं। मैंने आज ही काम शुरू किया है। आज जिस तरह आपके साथ बदसलूकी की गई उससे हमारे बॉस बहुत दुखी हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे उपहार के साथ आपसे माफी मांगने के लिए यहां भेजा है। अर्जुन ये सुनकर चौंक जाता है। एंटीक सेंटर? सिया भी हैरान थी। वो आदमी जल्दी से बताता है, मिस्टर अर्जुन, आपको जिस तरह एंटीक सेंटर से निकाला गया उससे हमारे प्रेसिडेंट को बहुत दुख हुआ है। उन्होंने उस बदमाश अभय को भी वहां से धक्के मारकर निकाल दिया और इसके बाद नीलामी को स्थगित कर दिया। मैं आपके साथ हुई बदसलूकी के लिए माफी मांगता हूं। आशा करता हूं कि आप हमें माफ कर देंगे। इतना कहकर वो हाथ से अपने आदमियों को इशारा करता है। अगले ही पल कुछ हट्टे कट्टे आदमी वहां गिफ्ट्स लेकर आते हैं और उन्हें दरवाजे पर रख देते हैं। बेशकीमती उपहार अर्जुन देखता है कि वो बहुत सारे तोहफे लाए थे। सारे गिफ्ट बहुत महंगे थे, जैसे लिमिटेड एडिशन वॉच, कीमती एंटीक वेज और भी बहुत कुछ। इन सभी तोहफों की कीमत करोड़ों में थी। अर्जुन जी, हमारे बॉस ने मुझे ये गिफ्ट्स आपको देने को कहा है। अभी मेरे बॉस नई नीलामी की तैयारी में जुटे हैं, इसीलिए वो खुद नहीं आ पाए। उनकी जगह उन्होंने मुझे आपसे माफी मांगने के लिए भेजा है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अर्जुन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैंने आपको माफ किया। आप गिफ्ट्स को यहां छोड़कर जा सकते हैं। गोल्डन इनविटेशन और वीआईपी कार्ड। इसके बाद वो आदमी अर्जुन को 2 गोल्डन इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है, ये अगली नीलामी में शामिल होने के लिए आपके गोल्डन इनविटेशन कार्ड हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने ससुर के साथ वहां जरूर आएंगे। मैं वादा करता हूं कि इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। इसके बाद वो एक और कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं आपको एंटीक सेंटर का वीआईपी कार्ड भी दे रहा हूं। आज तक केवल 10 लोगों को ये कार्ड मिले हैं और इसकी वैधता लाइफ टाइम है। इस कार्ड के कारण जब भी आप एंटीक सेंटर में आएंगे तो आपको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। अर्जुन उस आदमी के हाथ में पकड़े कार्ड को देखकर कहता है, मुझे नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरे ससुर से पूछ लीजिए, क्या वो इस वीआईपी कार्ड को लेना और नीलामी में शामिल होना चाहेंगे। अनुज की लालच। ठीक है। वो आदमी महेंद्र सिंह की तरफ मुड़ता है और उसके सामने कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, सर, आज जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं आशा करता हूं कि 2 दिन बाद होने वाली नीलामी में आप जरूर शामिल होंगे। उस वीआईपी कार्ड को देखकर महेंद्र सिंह की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे पता था कि 2 दिन बाद होने वाली नीलामी में आप जरूर शामिल होंगे। उस वीआईपी कार्ड को देखकर महेंद्र सिंह की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे पता था कि ये कार्ड कुछ ही लोगों के पास था। जिसके पास ये कार्ड होता था वो एंटीक सेंटर में कभी भी आ सकता था। उसे बेस्ट सर्विसेज मिलती थीं। यहां तक कि उसके पास सेंटर के हर एंटीक सामान को देखने और खरीदने का मौका भी मिलता था। अगर कोई सामान उसे पसंद आता तो उसे भारी डिस्काउंट भी मिलता। महेंद्र सिंह उसे कैसे छोड़ सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कार्ड को ले पाते, किसी ने आगे बढ़कर वो कार्ड छीन लिया। कामना की चाल। कामना ने वो कार्ड हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपने खुद यहां आकर हमसे माफी मांगी है, इसलिए हम आपके तोहफे स्वीकार करते हैं। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि परसों मेरे पति नीलामी में जरूर शामिल होंगे। महेंद्र सिंह की आंखों में लालच साफ झलक रही थी, लेकिन कामना ने चालाकी से वीआईपी कार्ड अपने कब्जे में कर लिया था। अर्जुन की बेचैनी। अर्जुन ने सारा माजरा चुपचाप देखा। वो समझ रहा था कि अब एंटीक सेंटर में जाने से एक नई मुसीबत जरूर खड़ी होने वाली है, लेकिन इस बार वो किसी भी हाल में तैयार था। जारी अगले अध्याय में जानिए कि अर्जुन की अगली चाल क्या होगी और अभय कैसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अध्याय 88 महेंद्र सिंह परिवार। फिर मुश्किल में पिछले अध्याय में आपने देखा कि किस तरह अभय अर्जुन पर उसे फंसाने का आरोप लगाता है, जिससे कामना बहुत नाराज होती है। तभी एंटीक सेंटर के नए मैनेजर अर्जुन से माफी मांगने आते हैं।
वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट, अगली नीलामी के इनविटेशन कार्ड और वीआईपी कार्ड लेकर आते हैं। ये देखकर कामना बहुत खुश होती है। अब आगे कामना की खुशी का ठिकाना नहीं। सारे गिफ्ट्स जो मिले थे वो बहुत महंगे थे। लिमिटेड एडिशन वॉच की कीमत कम से कम 1 लाख तो होगी ही। उसने एक पैकेट में फेमस ज्वेलरी स्टोर का नाम देखा, जहां कोई ज्वेलरी 10 लाख से कम की नहीं होती। इतने महंगे गिफ्ट्स देखकर कामना खुश कैसे ना होती। वो इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती थी। साथ ही उसके पास एंटीक सेंटर का वीआईपी कार्ड था, जिसे वो अपने दोस्तों को दिखाकर इतरा सकती थी। सिया जब अपनी मां को उन गिफ्ट्स के लिए पागलों की तरह खुश होते देखती है, तो वह अनिच्छा से अपनी मां को टोकते हुए कहती है, मां। कामना उसे घूरते हुए कहती है, इसमें गलत क्या है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमें ये गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए? तब सिया जवाब देती है, मां, मैं ये कहना चाहती हूं कि हम इतने महंगे गिफ्ट्स कैसे ले सकते हैं? आखिर हुआ क्या है, ये हमें नहीं पता। अर्जुन तुरंत कहता है, ये गिफ्ट्स माफी मांगने के लिए हैं, इसलिए हमें इन्हें ले लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर उस आदमी को राहत मिलती है, क्योंकि उसके बॉस ने उससे कहा था कि अगर अर्जुन ने वो गिफ्ट्स नहीं लिए तो उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। अर्जुन जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी सास गिफ्ट्स को घर के अंदर ले जा रही हैं। ये देखकर अर्जुन सिर हिलाते हुए उस आदमी से कहता है, गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। ठीक है अर्जुन जी, मैं चलता हूं। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अर्जुन पर सवालों की बौछार उसके जाने के बाद जब अर्जुन दरवाजा बंद कर पीछे मुड़ता है तो हैरान रह जाता है। सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कामना खांसते हुए कहती है, अर्जुन, तुम एंटीक सेंटर के मालिक को कैसे जानते हो? उन्होंने तुम्हें इतने महंगे गिफ्ट्स क्यों दिए और यहां तुमसे माफी मांगने क्यों आए? अर्जुन सिर हिलाते हुए जवाब देता है, मां, लगता है सबको गलतफहमी हुई है। मैं सेंटर के मालिक को नहीं जानता। मुझे लगता है कि वो यहां माफी मांगने इसीलिए आए थे क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। उनके एम्प्लॉई ने गलती की थी, इसलिए सेंटर की रेपुटेशन को बचाने के लिए वहां का बॉस माफी मांगना चाहता होगा और हर्जाने के रूप में उसने ये गिफ्ट्स भेजे होंगे। उसकी बात सुनकर कामना की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। मुझे लगा था कि तुमने पहली बार कोई ढंग का काम किया है। मैंने सोचा था कि तुम एंटीक सेंटर के मालिक को जानते हो, लेकिन सच ये निकला कि उन्होंने अपना नाम बचाने के लिए ये गिफ्ट्स भेजे थे। सिया की उलझन। लेकिन सिया अभी भी उलझन में थी। कोई भी वजह हो, दूसरी पार्टी इतने सारे महंगे गिफ्ट्स केवल कस्टमर सर्विस के लिए क्यों देगी? वहीं कामना इतने गिफ्ट्स देखकर इतनी खुश थी कि वह अर्जुन को ताना मारना बंद कर यह सोचने लगी कि इन महंगे सामान को बेचकर उसे कितने पैसे मिल सकते हैं। रमन का फोन कॉल डिनर के बाद जब अर्जुन किचन में बर्तन साफ कर रहा था, तभी उसके पास नमन कुमार का फोन आता है, जिनकी उसने कुछ दिन पहले मदद की थी। अर्जुन कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से नमन बहुत विनम्रता से बोलते हैं, हेलो मिस्टर अर्जुन। अर्जुन जवाब देता है, जी कहिए, क्या काम है? नमन जल्दी से कहता है, मैंने आपको धन्यवाद करने के लिए कॉल किया था। आपकी वजह से महेंद्र सिंह परिवार आज सही सलामत है, नहीं तो हमारा परिवार पूरी तरह खत्म हो जाता। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी भी आपके परिवार में सब कुछ सही नहीं हुआ है, वरना आप इस समय मुझे कॉल नहीं करते। उसकी बात सुनकर नमन की सांस रुक जाती है। वह ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहता है, आपको सब पता ही है, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकता। अर्जुन बिना कुछ कहे मुस्कुराता रहता है। श्रीकांत परिवार फिर मुश्किल में नमन हकलाते हुए अपनी बात रखता है, अर्जुन जी, मेरे परिवार को बचा लीजिए। मुझे पता है कि हमारा परिवार आपका बहुत शुक्रगुजार है। महेंद्र सिंह परिवार आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। नमन की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत डरा हुआ था। अर्जुन उससे पूछता है, क्या पेंडेंट टूट गया है? अर्जुन जी, आप सच में महान हैं, आपने बिल्कुल सही समझा। नमन गहरी सांस लेते हुए कहता है, शुरुआत में आपने हमसे जो करने को कहा था वो सब किया। उस पेंडेंट को पीले कागज में लपेटकर एक कोने में रखने के बाद
हमने केवल शाकाहारी खाना ही खाया। लेकिन एक दिन कहीं से मेरा बेवकूफ भतीजा चिकन सूप लेकर आ गया। गलती से उसकी कुछ बूंदें उस पेंडेंट पर गिर गईं, जिससे वो पेंडेंट टूट गया। मैंने अपने भतीजे को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अब फिर से हमारे परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। अजीब घटनाओं की शुरुआत अर्जुन भौहें चढ़ाते हुए पूछता है। कैसी अजीब घटनाएं? नमन तुरंत जवाब देता है। पिछली रात अचानक से हमारे घर के सारे खिड़की दरवाजे खुल गए, जबकि कोई आंधी तूफान भी नहीं था। जब हमने बाहर जाकर देखा तो हमारे गार्डन में एक पुराना पेड़ गिरा पड़ा हुआ था। इसके अलावा हमारे परिवार की तस्वीर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई थी। ये सब अजीब नहीं तो क्या है? अर्जुन नमन की बात सुनते ही समझ गया कि पेंडेंट के टूटने से उसका किया टोटका बेकार हो चुका था, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह परिवार पर दोबारा आफत आने वाली थी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि उस पेंडेंट का श्राप इतना अशुभ और खतरनाक होगा। जब अर्जुन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो नमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, भले ही महेंद्र सिंह परिवार का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, मगर हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हमने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की है। मैं अपने परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकता। प्लीज अर्जुन जी, मेरे परिवार को बचाने में मेरी मदद कीजिए। अर्जुन की चिंता उस समय अर्जुन केवल यही जवाब दे सकता था, नमन जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस पेंडेंट में जो बुरी आत्मा है वो इतनी ताकतवर है कि उसे साधारण टोटके से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम कभी भी इस मुश्किल से नहीं निकल पाएंगे? क्या मेरा परिवार खत्म हो जाएगा? नमन रोते हुए बोला। मुझे उस आत्मा से लड़ने के लिए कुछ नया उपाय सोचना होगा, अर्जुन ने उससे कहा। अर्जुन जी, भले ही मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आपको जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। नीलामी की उम्मीद अर्जुन उसे बताता है। नमन जी, परसों मैं एंटीक सेंटर में होने वाली नीलामी में शामिल होने वाला हूं। वहां शायद मुझे कोई स्पिरिचुअल पत्थर या कुछ और मिल जाए जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। लेकिन उस वस्तु पर हम बोली लगा पाएंगे या नहीं, ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। अर्जुन की बात सुनकर नमन को आशा की किरण दिखाई देती है। वो अर्जुन का धन्यवाद करते हुए कहता है, अर्जुन जी, आपकी परेशानी करने के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कल आपको अपना ब्लैक क्रेडिट कार्ड दे दूंगा। आप उससे जो चाहे वो खरीद सकते हैं। अर्जुन मान जाता है, क्योंकि वह महेंद्र सिंह परिवार की मदद कर रहा था। उसे अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन की चेतावनी अर्जुन नमन से कहता है, नमन जी, आपको खुद को तैयार रखना होगा। स्पिरिचुअल पत्थर मिलना आसान नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि आप उसे खरीद सकें। कल मैं स्पिरिचुअल पत्थर को खरीद पाऊंगा या नहीं, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। एंटीक सेंटर में हुई घटना के बाद नमन ने कई आचार्यों को अपने मैंशन में बुलाया था ताकि बुरी आत्मा को भगाया जा सके। लेकिन वो लोग मैंशन के पास पहुंचते ही इतना डर जाते थे कि अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाते और वहां से भाग जाते थे। अब उसकी एक ही उम्मीद थी, अर्जुन। जारी। अगले अध्याय में जानिए कि अर्जुन नीलामी में कौन सी रहस्यमयी वस्तु हासिल करता है और क्या वो महेंद्र सिंह परिवार को बचा पाएगा। CH89 कीमती खजाना। अगले दिन सुबह सुबह नमन अर्जुन से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वो घर के बाहर अर्जुन के बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही अर्जुन सब्जी लेने के लिए घर से बाहर आता है, नमन आगे बढ़कर उसका अभिवादन करता है और उसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है। नमन अर्जुन को बताता है कि उस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि सच में नमन अपने परिवार को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। श्रुति भी उसके साथ आई थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी घमंडी नहीं लग रही थी, बल्कि उसके हाव भाव में अर्जुन के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। जब से उसके भाई मुश्किल में पड़ा था, घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। उसके दादाजी महेंद्र सिंह भी अचानक बीमार हो गए थे और बिना किसी वजह के उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। श्रुति को पता था कि केवल अर्जुन ही उसके परिवार को बचा सकता था,
नमन अर्जुन को ब्लैक कार्ड देते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अर्जुन जी, कुछ भी हो जाए मेरे परिवार को बचा लीजिए। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी, उसकी मौत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। श्रुति भी रोते हुए हाथ जोड़कर अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी, प्लीज मेरे परिवार को बचा लीजिए। मैं अपने पापा की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अर्जुन असहाय सा सिर हिलाता है और दोनों को शांत करते हुए कहता है, आप लोग परेशान मत होइए। मैं आपके परिवार को इस विपत्ति से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब आप दोनों घर जाइए। जब मुझे कोई उपाय मिलेगा मैं खुद आपको कॉल करूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटी अर्जुन का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं। घर में बढ़ी चिंता। जब अर्जुन बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौटता है तो नेहा उससे पूछती है, अर्जुन, आज सुबह तुम घर के बाहर मिस्टर नमन से बात कर रहे थे? हाँ नेहा, वो मुझसे कुछ बात करने आए थे, अर्जुन सहजता से कहता है। उस समय अनुज चिंतित होकर बोलते हैं, मैंने उनके चेहरे पर चिंता देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में हैं। क्या वो उसी मामले के लिए आए थे जिस बारे में तुमने उन्हें आशा अनाथालय में बताया था? अनुज इस मामले की वजह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्जुन को इन टोटकों और रहस्यमयी चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, डैड, परेशान मत होइए। नमन जी अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें मेरी मदद चाहिए। उन्होंने मुझे ब्लैक कार्ड भी दिया है ताकि कल होने वाली नीलामी में मैं कुछ खरीद सकूं, जिससे उनकी मदद हो सके। अनुज हैरान होकर पूछते हैं, इस कार्ड में कितने पैसे हैं? कुछ 100 करोड़ रुपए हैं, अर्जुन ने कहा तो अनुज की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनके सीने में जोर का डर उठता है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगा कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। अर्जुन, तुम्हें दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा परिवार मुश्किल में फंस जाएगा। श्रीकांत, परिवार? अब नमन परिवार ने तुम्हें इतने रुपये दिए हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमसे गलती हुई है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। डैड, चिंता मत करिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अनुज की चिंता और नीलामी की तैयारी। इसके बाद अर्जुन अनुज से कहता है, डैड, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं इस बारे में सिया और मां को कुछ नहीं बताना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हें नहीं बताएंगे, वरना स्थिति हाथ से निकल सकती है। अनुज उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बीवी कामना की फितरत अच्छी तरह पता थी। उसे अपनी जान से ज्यादा पैसों से प्यार था। अगर उसे पता चलता कि अर्जुन के पास ब्लैक कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं, तो वो उसे हर हाल में हासिल करने की कोशिश करती और बिना हिचक सारे पैसे खर्च कर देती। आखिर 100 करोड़ का सवाल था। इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचते ही अनुज का दिल तेज धड़कने लगता है। वो फिर से अर्जुन को पैसे वापस करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं मानता। नीलामी का दिन और खजाने की चाहत। अगली सुबह अर्जुन नीलामी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अनुज रात भर ढंग से सो नहीं पाए थे, क्योंकि वो नमन परिवार के मामले को लेकर बहुत चिंतित थे। इसलिए सुबह सुबह भी वो अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं कि वो पैसे वापस कर दे। डैड, मैंने सुना है कि नीलामी में आज कोई खास खजाना दिखाया जाएगा, अर्जुन ने बात पलटते हुए कहा। अनुज तुरंत जवाब देते हैं, हाँ, मैंने भी सुना है। कहा जा रहा है कि उस जैसी कीमती वस्तु दुनिया में दूसरी नहीं है। अचानक अनुज को कुछ शक होता है। वो अर्जुन से कहते हैं, बेटा, उस खजाने के बारे में सोचना भी मत। उसकी शुरुआती कीमत ही 10 करोड़ रुपये है। हम केवल उसे दूर से देख सकते हैं। अर्जुन जानता था कि उसके ससुर को डर था कि वो श्रीकांत परिवार अब नमन परिवार के पैसों को अपने लिए खर्च कर देगा। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, चिंता मत करिए, मैं सिर्फ दूर से उस खजाने को देखूंगा, उस पर बोली नहीं लगाऊंगा। अच्छी बात है, अनुज ने राहत की सांस ली। लेकिन अगर तुम उस पर बोली लगाना भी चाहोगे तो भी नहीं लगा पाओगे, अनुज ने अचानक कहा। क्यों? अर्जुन ने हैरानी से पूछा।
कल जब मैं नीलामी के बारे में पता कर रहा था तो मुझे पता चला कि इस नीलामी में मिस्टीरियस ट्रेजर हंट सेंटर के मालिक भी शामिल होने वाले हैं और उनकी नजर उस खजाने पर है। अर्जुन उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। मिस्टर विराज देसाई की रहस्यमयी दुनिया मिस्टीरियस ट्रेजर हंट सेंटर के मालिक मिस्टर विराज देसाई देश के जाने माने वास्तुशास्त्री और ज्योतिषी थे। बड़े बड़े लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। उनके सेंटर में जो चीजें बेची जाती थीं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन वहां का कोई भी सामान साधारण नहीं था। इसके अलावा कहा जाता था कि उनकी हर भविष्यवाणी सच होती थी। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मई तक किसी मशहूर सेलिब्रिटी कपल का तलाक हो जाएगा। उसी समय देश के सबसे चर्चित कलाकारों की शादी हुई थी और उन दोनों के बीच खूब प्यार था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि दोनों कभी अलग होंगे, लेकिन मई में ही दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद मिस्टर विराज देसाई का नाम और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। देश विदेश से लोग उनसे परामर्श लेने आने लगे। अब नीलामी में अर्जुन को न केवल नमन परिवार को बचाना था, बल्कि विराज देसाई जैसे ताकतवर व्यक्ति से भी टकराना था। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन नमन परिवार की रक्षा कर पाएगा? क्या विराज देसाई को वो खजाना मिल जाएगा या फिर अर्जुन को कोई और रहस्यमयी शक्ति मिल जाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए। अध्याय 90 अनमोल खजाना। अर्जुन हैरान था कि विराज देसाई नीलामी में शामिल होंगे। इसका मतलब था कि वो खजाना वाकई में बहुत ही कीमती और अद्भुत होगा। इसलिए अर्जुन ने अनुज से पूछा, आखिर वो खजाना है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि हम उसे खरीद नहीं पाएंगे, अनुज ने चिंतित स्वर में कहा। तभी अर्जुन के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर सिया का नाम देखकर वह तुरंत कॉल उठा लेता है। अर्जुन, मैं तुम्हारे घर के बाहर कार में बैठी हूं। मैं तुम्हें नीलामी में ले जाने आई हूं, सिया ने आत्मविश्वास से कहा। सिया इस बार अर्जुन के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने खुद अर्जुन को नीलामी सेंटर तक ले जाने का फैसला किया। जब अर्जुन और अनुज घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लाल रंग की ऑडी कार खड़ी दिखाई देती है। उस कार के सामने लाल रंग की ड्रेस पहने सिया खड़ी थी। उसने सनग्लासेस लगा रखे थे। अर्जुन और अनुज को बाहर आता देख सिया अपने सनग्लासेस को आंखों से हटाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर अर्जुन और मिस्टर सिंह, मैं भी एंटीक सेंटर में होने वाली नीलामी में जा रही थी। सोचा आप दोनों को भी अपने साथ ले चलूं। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी सिया। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपका घर रास्ते में था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले लूं, सिया ने कहते हुए कार का दरवाजा खोल दिया और उन्हें बैठने का इशारा किया। अनुज शॉक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बजाज परिवार की बड़ी बेटी उनके लिए खुद कार का दरवाजा खोल रही थी। नीलामी सेंटर की हलचल कुछ देर बाद वे सभी नीलामी सेंटर पहुंच जाते हैं। सेंटर के बाहर बहुत सी दुकानें लगी हुई थीं, जहां अलग अलग तरह की कीमती और दुर्लभ वस्तुएं बिक रही थीं। सिया उन्हें हॉल में लेकर जाती है, जहां नीलामी होने वाली थी। वहां एक बड़ा स्टेज था, जिस पर एक मेज रखी हुई थी। स्टेज के नीचे कई सोफे लगे हुए थे, जिनके सामने मेहमानों के लिए कई तरह की ड्रिंक्स और स्नैक्स रखे हुए थे। पिछली बार की तुलना में इस बार की नीलामी में सेंटर वालों ने काफी मेहनत की थी। सिया की सीट पहली रो के बीच में थी। जैसे ही वो लोग अपनी सीट पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपने पीछे हलचल सुनाई देती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। कई लोग एक साथ सेंटर में प्रवेश कर रहे थे। उनके आगे कई बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। सिया ने भीड़ को देखते हुए कहा, लगता है मिस्टर विराज देसाई आ गए हैं। वो भीड़ में सबसे आगे एक 40 साल का आदमी था, जिसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और जिसके चेहरे से घमंड छलक रहा था। तो ये हैं फेमस विराज देसाई, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विराज देसाई की रहस्यमयी शक्तियां भीड़ विराज देसाई के साथ आगे बढ़ रही थीं। अचानक विराज एक पीले कागज पर कुछ शब्द लिखकर अपने बगल में खड़े आदमी को पकड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझसे यहां मिल गए। मैं तुम्हें ये शांति मंत्र मुफ्त में दे रहा हूं।
इसका रोज पाठ करने से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा और आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा। शुक्रिया विराज जी। वो आदमी उस कागज को पाकर हैरान और खुश दोनों था। उसने उस कागज को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि वो कोई कीमती खजाना हो। मिस्टर देसाई का शांति मंत्र सच में बहुत अद्भुत है। पिछले कई सालों से मैं उनसे मदद मांगने जाता रहा हूं। उनके मंत्र की वजह से आज मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, वो आदमी गर्व से कहता है। लोग उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। बहुत से लोग विराज से मंत्र देने की भीख मांग रहे थे, लेकिन विराज ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उनका असिस्टेंट गुस्से से भीड़ पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों के चाहने से क्या तुम्हें यह मंत्र मिल जाएगा? पता भी है लोग विराज जी से यह मंत्र लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। उसकी बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर अचानक किसी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, विराज जी जयपुर में बहुत कम आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे मिल पाए। मैं उनका लिखा शांति मंत्र खरीदने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हूं। मुझे भी चाहिए, मैं भी इसके लिए लाखों खर्च करने को तैयार हूं। मुझे तो 5 शांति मंत्र चाहिए। भीड़ में सभी लोग शांति मंत्र खरीदने के लिए उतावले हो रहे थे। अर्जुन की शंका और विराज का घमंड, अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, यह किस तरह का शांति मंत्र है? यह तो बस पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है। अर्जुन की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन तभी विराज ने सिर उठाकर गहरी नजरों से अर्जुन को घूरा। विराज भीड़ को धक्का देकर अर्जुन के पास पहुंच गया। दोस्त, क्या तुम्हें मेरे शांति मंत्र पर शक है? विराज ने घमंड भरे स्वर में पूछा। अर्जुन ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी शांति मंत्र इतना महंगा नहीं हो सकता। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें कुछ पता भी है? विराज जी इतने कम दाम में इसे बेच रहे हैं, वरना यह दुगुने दाम पर मिलता है। हां, सच में इसकी इतनी कम कीमत की वजह से ही लोग इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अर्जुन हंसते हुए कहता है, ऐसा मंत्र तुम्हें मंदिर में 100 रुपए में मिल जाएगा। विराज उसे घूरते हुए कहता है, जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बोलना नहीं चाहिए। विराज उपेक्षा भरी नजरों से मुंह बनाकर अपनी सीट की ओर बढ़ जाता है। सिया की चिंता और अर्जुन की लापरवाही सिया को बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ। उसने अर्जुन से धीरे से कहा, मिस्टर अर्जुन, विराज जी बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। अर्जुन ने लापरवाही से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, चलो हम लोग भी अपनी सीट पर बैठते हैं। अब अर्जुन को न सिर्फ नमन परिवार को बचाना था, बल्कि विराज देसाई जैसे रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति से भी सावधान रहना था। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन विराज देसाई के घमंड का सामना कर पाएगा? क्या वह शांति मंत्र की सच्चाई जान सकेगा? और आखिर वो अनमोल खजाना कौन हासिल करेगा? जाने के लिए पढ़ते रहिए अध्याय 91, अमर से मुकाबला। थोड़ी देर में वहां एक एक करके सारे मेहमान पहुंच गए। नीलामी का होस्ट सेंटर का प्रेसिडेंट स्वप्निल था। वह स्टेज पर पहुंचकर एक छोटा सा भाषण देता है और नीलामी के नियम बताता है। उसका भाषण खत्म होते ही नीलामी की शुरुआत हो जाती है। एक एक करके बहुत सी एंटीक वस्तुएं नीलामी के लिए लाई जाती हैं। ऑक्शन हॉल का माहौल तनाव भरा था। लोग अपनी पसंद की वस्तु पर बोली लगा रहे थे। अनुज बड़े उत्साह से नीलामी को देख रहा था। अगर उसके पास पैसे होते तो वह भी कुछ चीजों पर बोली लगाता, लेकिन अर्जुन को उन एंटीक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भले ही वो सारी चीजें दुर्लभ और बेशकीमती थीं, लेकिन अर्जुन के लिए उनकी कीमत ना के बराबर थी। नीलामी में रहस्यमयी मोतियों का हार। तभी एक असिस्टेंट एक ट्रे लेकर स्टेज पर आता है। वह ट्रे लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। स्वप्निल उस कपड़े को उठाता है और ट्रे में रखी नीले मोतियों की माला को उठाकर ऑडियंस को दिखाते हुए कहता है, ये मोती एक गोताखोर ने अरेबियन सी से इकट्ठा किए थे। ये मोती बहुत दुर्लभ हैं। ये गोल मोती एक जैसे आकार के होते हैं। हजारों मोतियों में से एक मोती नीले रंग का मिलता है। इस मोती की माला की शुरुआती कीमत केवल 4 लाख रुपए रखी गई। ये बहुत महंगा हार नहीं था। अर्जुन का सिया के लिए दांव। अर्जुन जब उस हार को देखता है तो उसे सिया का ध्यान आता है।
वह सोचता है कि ये हार सिया पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वह हाथ उठाकर बोली लगाते हुए कहता है 5 लाख रुपए। अनुज उसे रोकने की कोशिश करता है। बेवकूफ, इस हार की कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। इसके लिए तुम 5 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ये हार सिया के लिए खरीदना चाहता हूं। मैंने सुना है कि नीले मोती टेंशन दूर करने में मदद करते हैं। सिया आजकल बहुत बिजी रहती है, चैन से सो भी नहीं पाती। इसे पहनने से उसे आराम मिलेगा। अनुज को जब पता चला कि अर्जुन ये हार सिया के लिए खरीद रहा है, तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वह चुप हो जाता है। अचानक अमर की एंट्री उस हार की ज्यादा कीमत न होने की वजह से कोई और बोली नहीं लगाता। जैसे ही होस्ट उस हार के अर्जुन के हो जाने की घोषणा करने वाला होता है, पीछे से आवाज आती है, 6 लाख रुपए। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि ये बोली अमर ने लगाई थी। अमर जब उसे अपनी तरफ देखते पाता है तो मुंह बनाते हुए कहता है, सॉरी ब्रो, ये हार मुझे भी पसंद है। अर्जुन की त्योरियां चढ़ जाती हैं। अमर यहां क्या कर रहा है? अर्जुन सोचता है। नमन जी ने तो बताया था कि अमर को कमरे में बंद कर दिया गया है। नमन पिछले कुछ दिनों से दयनीय हालत में दिन गुजार रहा था। कुछ दिन पहले एक छोटी सी गलती की वजह से उसके डैडी महेंद्र सिंह ने उसे बहुत पीटा था और उसे कमरे में बंद कर दिया था। उसके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी, लेकिन अमर को एंटीक चीजों से बहुत लगाव था। जब उसे आज होने वाली नीलामी के बारे में पता चला, वह खुद को रोक नहीं पाया और चोरी से घर से बाहर भाग आया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां अर्जुन भी मौजूद होगा। उसे हमेशा से ही अर्जुन की काबिलियत पर शक था। पापा को अर्जुन ने अपने झूठ से फंसा लिया है, अमर को ऐसा लगता था। लेकिन वह आमने सामने अर्जुन को उकसा नहीं सकता था। इसलिए जब उसने देखा कि अर्जुन ने नीले मोतियों की माला पर बोली लगाई है, तो उसे चैलेंज करने के लिए उसने भी बोली लगानी शुरू कर दी। अर्जुन बनाम अमर, एक खतरनाक दांव। अर्जुन एक पल अमर को देखने के बाद वापस होस्ट की तरफ घूमता है और बोलता है, 7 लाख रुपए। अमर भी तुरंत बोलता है, 8 लाख रुपए। अब अनुज खुद को रोक नहीं पाता और अर्जुन से कहता है, अर्जुन आगे बोली मत लगाओ, ये बेकार की बात है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, आप देखते जाइए कैसे मैं इसके साथ खेल खेलता हूं। इसके बाद अर्जुन हाथ उठाकर बोलता है, 88 लाख रुपए। हॉल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। 8 लाख रुपये की बोली के बाद सीधे 80 लाख रुपये की बोली कौन लगाता है? ये आदमी पागल है क्या? लोग फुसफुसाने लगे। अमर भी अर्जुन की बोली से हैरान था। अर्जुन नियमों के अनुसार बोली नहीं लगा रहा। मैंने 8 लाख की बोली लगाई थी, तो दूसरी पार्टी 9 लाख रुपये या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये की बोली लगाती। लेकिन अर्जुन ने सीधे 8 लाख रुपये की बोली क्यों लगाई? अमर की हार और अर्जुन की जीत। अमर खांसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो इस हार पर 80 लाख रुपये लगाऊं। तुम इसे ले सकते हो। अमर हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन एक मोती की माला के लिए 80 लाख रुपये खर्च करना उसे बर्बादी लग रहा था। अगर मैंने ये हार 80 लाख में खरीदा तो पापा मेरे पैर तोड़ देंगे, अमर सोच रहा था। इतनी जल्दी हार मान ली मिस्टर अमर? अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है आप इसे खरीद नहीं सकते। अर्जुन की बात सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग हंसने लगे। अमर शर्मिंदा होकर बोला, किसने कहा मैं इसे नहीं खरीद सकता? लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं जो बेकार के हार के लिए 80 लाख रुपए खर्च करूं। मुझे तो यह जानने में दिलचस्पी है कि तुम इसे पाने के लिए 80 लाख रुपए कहां से लाओगे? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर खरीद नहीं सकते तो सीधे सीधे मान लो। इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है? इतने में होस्ट की आवाज गूंजती है, सोल्ड टू मिस्टर अर्जुन। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन ने यह हार सिर्फ सिया के लिए खरीदा या इसमें कुछ और रहस्य छिपा है? क्या अमर इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या नीलामी में अर्जुन और विराज देसाई के बीच टकराव होने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए अध्याय 92। दोबारा मिली हार। 80 लाख में वह हार अर्जुन को मिल चुका था। तभी एक असिस्टेंट हाथ में कार्ड मशीन लेकर अर्जुन के पास आती है और उससे पेमेंट करने को कहती है। सभी लोग अर्जुन को एकटक नजरों से देख रहे थे।
अमर मुंह बनाते हुए कहता है, अर्जुन, मैं भी देखता हूं तुम 80 लाख रुपए कैसे पे करते हो। अर्जुन अपनी जेब से नमन का दिया कार्ड निकालकर असिस्टेंट को स्वाइप करने के लिए देता है। पेमेंट सफल। जैसे ही यह आवाज आती है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान अमर था, जिसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि अर्जुन ने सच में 80 लाख रुपए पे कर दिए हैं। मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर अर्जुन, हार अब आपका हो चुका है। नीलामी खत्म होने के बाद यह हार आपको मिल जाएगा। सभी लोग अर्जुन को हैरानी से देख रहे थे। यह लड़का तो सच में बहुत अमीर है। बहुत हिम्मत चाहिए थी जो 7 लाख का हार सीधे 80 लाख में खरीद लिया। अमर की बेइज्जती। अर्जुन अमर की ओर देखते हुए व्यंग्य से कहता है, मिस्टर अमर, अब तो आप खुश हैं? सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। एक आदमी ताना मारते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर अमर में इस आइटम को खरीदने की काबिलियत है। कुछ दिन पहले भी तो इस वजह से इनके परिवार पर मुसीबत आ गई थी। सही कह रहा हूं ना? अमर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगली बोली में मैं अर्जुन को जरूर हरा दूंगा। अमर गुस्से से दांत पीसते हुए सोचता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं अगला आइटम किसे मिलता है। अमर को पता ही नहीं था कि अर्जुन में इतनी हिम्मत कहां से आई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि नमन ने अर्जुन को अपना कार्ड दिया था। अर्जुन की नजरें लाल पत्थर पर इसके बाद कुछ और एंटीक वस्तुओं की नीलामी हुई, लेकिन अर्जुन ने उनमें किसी पर बोली नहीं लगाई। तभी स्टेज पर एक असिस्टेंट एक बॉक्स लेकर आता है। जैसे ही होस्ट उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक लाल रंग का चमकता हुआ बड़ा पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर की शुरुआती कीमत 8 लाख रुपये थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि इस पत्थर में कोई अद्भुत शक्ति छिपी है। इस पत्थर की मदद से शायद महेंद्र सिंह के परिवार पर मंडरा रहे बुरे साए को हटाया जा सकता है, अर्जुन ने सोचा। अर्जुन हाथ उठाते हुए बोली लगाता है, 9 लाख रुपए। अमर की दोबारा चुनौती। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, 10 लाख रुपए। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। अमर फिर से उसे चुनौती भरी नजरों से घूर रहा था। अर्जुन कुछ नहीं बोलता और फिर हाथ उठाकर कहता है, 11 लाख रुपए। अमर तुरंत जवाब देता है, 12 लाख रुपए। दोनों के बीच बोली की ये लड़ाई जारी रही और देखते देखते उस पत्थर की कीमत 20 लाख तक पहुंच गई। अर्जुन का बड़ा दांव 2 करोड़। हॉल में मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि अमर ने सिर्फ अर्जुन को उकसाने के लिए बोली लगाई थी। तभी अर्जुन अपना हाथ उठाता है और बोलता है, 2 करोड़ रुपए। क्या? ये तो पागलपन है। 20 लाख से सीधे 2 करोड़ की बोली। अमर का चेहरा देखने लायक था। अर्जुन पागल हो गया है क्या? अगर उसके पास पैसे हैं भी तो भी वह इतने रुपये कैसे बर्बाद कर सकता है? अमर सोचने लगा। अमर भी एक बड़े बिजनेसमैन परिवार का बेटा था, लेकिन वह इतने पैसे किसी बेकार की चीज पर खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन अगर उसने आगे बोली नहीं लगाई तो वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अमर की आखिरी कोशिश। अमर ने दांत पीसते हुए कहा, 2 करोड़ 10 लाख। लोगों में हलचल मच गई। अर्जुन मुस्कुराते हुए दोबारा हाथ उठाता है और कहता है, 20 करोड़ रुपए। क्या? यह आदमी पागल है क्या? पहले 20 लाख से सीधे 2 करोड़ और अब 2 करोड़ 10 लाख से सीधे 20 करोड़। लोग अर्जुन से डरने लगे थे। अमर की हार और जनता का मजाक। अर्जुन ने अमर को चैलेंज करते हुए कहा, मिस्टर अमर, बोली लगाने की बारी आपकी है। अब अमर घबरा गया। 20 करोड़ सिर्फ इस मामूली पत्थर के लिए? अगर इतने पैसे उसने खर्च किए और उसके पापा महेंद्र सिंह को पता चला तो उसकी खैर नहीं। श्रुति भी उसका साथ नहीं देगी। लेकिन इतने लोग उसे देख रहे थे। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2। भीड़ में से आवाजें आने लगीं। मिस्टर अमर, बोली लगाइए। अगर डर ही रहे थे तो ये ढोंग क्यों कर रहे थे? अमर ने मानी हार। अर्जुन मुस्कुराकर अमर की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर अमर, अगर आपने बोली जारी नहीं रखी तो आप मुझसे दोबारा हार जाएंगे। सभी की नजरें अमर पर थीं। अमर थोड़ी देर हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुस्से से दांत पीसते हुए अमर चिल्लाया, आई गिव अप। लोगों ने ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर दिया। घटिया इंसान, श्रीकांत परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। अमर की बेइज्जती और अर्जुन की जीत।
अमर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह अपना चेहरा कहीं छुपाना चाहता था। काश मैं यहां ना आता, अमर सोच रहा था। लेकिन उसकी शर्मिंदगी से ज्यादा गुस्सा उसे अर्जुन पर आ रहा था। वह गुस्से से अर्जुन के पास आता है और गुर्राते हुए कहता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? अर्जुन टेबल पर रखे वाइन के ग्लास को उठाकर एक सिप लेते हुए कहता है, किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ बोली लगाने को नहीं कहा था। तुम खुद ही मुझे हराना चाहते थे, तो अब मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऋचा भी रूखे स्वर में कहती है, मिस्टर अमर, सभी को नीलामी के नियम पता है। अगर आप बोली नहीं लगा सकते तो आपको यहां नहीं होना चाहिए था। अमर की धमकी और अर्जुन का आत्मविश्वास। अमर गुस्से में दांत पीसते हुए अर्जुन की तरफ उंगली करता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अर्जुन अमर की ओर देखकर सिर हिलाता है और सोचता है, अमर जैसे लोग ही महेंद्र सिंह के परिवार को परेशानियों में डालते हैं। फिर से अर्जुन की जीत। इसके बाद अर्जुन फिर से नमन के दिए हुए कार्ड से पेमेंट कर देता है। वैसे भी वह कार्ड नमन ने दिया था, इसलिए उसे इतने रुपए जाने का कोई गम नहीं था। अर्जुन मुस्कुराते हुए सोचता है, जब नमन को पता चलेगा कि अमर की वजह से उसे इतने रुपए खर्च करने पड़े, तो शायद वह अमर को दोबारा पीटेगा। यह देखने में तो मजा ही आएगा। अब आगे क्या होगा? क्या अमर इस हार को भूल पाएगा? क्या अर्जुन और अमर के बीच दुश्मनी और बढ़ेगी? क्या अर्जुन को इस पत्थर की चमत्कारी शक्ति का कोई फायदा मिलेगा? पढ़ते रहिए, इस कहानी का रोमांच अभी बाकी है। अध्याय 93। आखिरी नीलामी। 1 घंटे बाद नीलामी खत्म होने वाली थी। इस दौरान अमर ने किसी और चीज पर बोली नहीं लगाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से अर्जुन उससे ज्यादा बोली न लगा दे। उसी समय कई हेल्पर स्टेज पर एक ट्रॉली को लाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस ट्रॉली पर बहुत भारी चीज रखी हुई थी। अर्जुन सांस रोके स्टेज की ओर देख रहा था। उसे वहां से एक अजीब और बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा आती महसूस हो रही थी। उसी समय विवेक भी स्टेज पर ट्रॉली को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो यही वो रहस्यमय खजाना था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उस ट्रॉली के ऊपर बिछे कपड़े को स्वप्निल हटाता है, तो उस पर रखे सामान को देखकर लोग मायूस हो जाते हैं। यह काफी बड़ा समुद्री चट्टान का टुकड़ा था, जिस पर समुद्री शैवाल और सीप लगे हुए थे। स्टेज के नीचे लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस टूटी हुई चट्टान के टुकड़े की नीलामी हो रही थी। स्वप्निल इस मौके पर लोगों को इस चट्टान की खासियत के बारे में बताता है। आप लोग शांत हो जाइए। आप इस चट्टान पर जो सीप देख रहे हैं, ये साधारण नहीं है। ये 1000 साल से समुद्र की तली में पड़े हुए थे। इनका रंग और चमक असाधारण है। ये अपने आप में अनोखे हैं। इसके बाद स्वप्निल अपने असिस्टेंट को पत्थरों का एक भाग साफ करने को कहता है। जैसे ही चट्टान का कुछ हिस्सा साफ होता है, वहां पर बहुत सारे सीप दिखाई देते हैं जो बिल्कुल अलग थे। उनसे गोल्डन रोशनी निकलती दिख रही थी। लोगों ने जैसे ही उसे देखा, वो चकित रह गए। एक साधारण सीप की कीमत 20 से 30 हजार होती है, जो करीब 50 से 100 साल पुराना होता है। लेकिन ये तो समुद्र में 1000 साल से थे और इनका रंग और चमक बिल्कुल अलग थी। इनकी शुरुआती कीमत 90 लाख रुपये रखी गई थी। लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं और जल्द ही इसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है, लोग बोली लगाना बंद करते जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो इस चट्टान पर लगे सीप को हर हाल में पाना चाहते थे, वो अभी भी बोली लगा रहे थे। तभी विवेक खड़ा होता है और कहता है, मैं 5 करोड़ की बोली लगाता हूं। इसके बाद वो ऑडियंस की तरफ मुड़कर कहता है, दोस्तों, मेरा यहां आने की एकमात्र वजह इस दुर्लभ खजाने को हासिल करना था। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग बोली ना लगाएं, ताकि मैं इसे अपने साथ ले जा सकूं। आपकी मदद के बदले मैं सभी को अपने हाथ से लिखा शांति मंत्र बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। नीलामी में शामिल हुए ज्यादातर लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो विवेक के बारे में जानते थे। किसी में उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो किसी से नाराज हो गया तो वो उसके बिजनेस और परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। साथ ही वो लोगों को 2 लाख कीमत का शांति मंत्र फ्री में दे रहा था।
इसलिए नाखुश होने के बावजूद लोगों ने आगे बोली न लगाने का फैसला किया। स्वप्निल स्टेज पर शांत भाव से खड़ा सब देख रहा था, लेकिन वो बहुत दुखी था। नीलामी के नियम के मुताबिक जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे नीलामी का आइटम मिलता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विवेक इस खजाने को पाने के लिए नियमों को ताक पर रखने को तैयार था। अगर ऐसा हुआ तो उसके सेंटर का नाम खराब हो सकता था, लेकिन वो जानता था कि विवेक बहुत पावरफुल है, इसलिए उन्हें नाराज करना समझदारी नहीं थी। इसलिए उसने हार मानकर उस चट्टान के टुकड़े को विवेक को सौंपने की सोची। वही विवेक जो पहले बहुत घमंडी लग रहा था, उस समय बहुत एक्साइटेड था। वो जयपुर सिर्फ इस खजाने के लिए आया था। 5 करोड़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। अगर वो सीप उसे मिल जाते हैं तो उन्हें बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमा सकता था। इस समय सभी चुप थे और ऐसा लगा कि किसी में हिम्मत नहीं थी जो विवेक के खिलाफ जाकर बोली में भाग ले सके। विवेक की जीत पक्की लग रही थी। तभी एक आवाज हॉल में गूंजती है, 10 करोड़ रुपये। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जब सभी लोग आवाज की तरफ घूमते हैं तो अर्जुन को पाते हैं। अरे, ये तो वही लड़का है जिसने थोड़ी देर पहले मिस्टर अमर से बोली में जीत हासिल की थी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो विवेक को चुनौती देगा। जैसे ही विवेक अर्जुन का चेहरा देखता है, उसे गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे घूरने लगता है। अमर भी शौक की वजह से आंख मलते हुए खड़ा हो जाता है। नेहा को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन विवेक के खिलाफ जाकर बोली लगाएगा। उसे पता था कि अर्जुन काफी काबिल लड़का था, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास इतना धन संपत्ति थी। सच तो यह था कि नेहा में भी विवेक से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अर्जुन में इतना साहस कैसे आया? क्या उसे डर नहीं लगता कि विवेक उससे बदला ले सकता है? सबसे पहले नमन शौक से बाहर आता है। वो अर्जुन के शर्ट की स्लीव्स को खींचते हुए कहता है, अर्जुन, क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। डैड, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। इस समय अमर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, तुम क्या करना चाहते हो? तुम विवेक जी का सामान उनसे छीन कैसे सकते हो? अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यहां नीलामी हो रही है, सभी को बोली लगाने का अधिकार है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कब इनका सामान छीन रहा हूं? अभी नीलामी पूरी नहीं हुई है और ये चट्टान अभी इनकी नहीं हुई है, इसलिए कोई भी बोली लगा सकता है। क्या तुम नीलामी के नियम भूल चुके हो? इसके बाद अर्जुन ताना मारते हुए कहता है, तुम बस अपनी जगह पर बैठो और अपना मुंह बंद रखो। खुद को 2 बार शर्मिंदा करके जी नहीं भरा तुम्हारा? अर्जुन की बात सुनकर अमर को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बिना कुछ जवाब दिए अपनी सीट पर बैठ जाता है। विवेक के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो अर्जुन को घूरते हुए कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? तुमने मुझसे मेरा सामान छीनने की हिम्मत कैसे की? इसका अंजाम जानते हो? अर्जुन उपहास करते हुए कहता है, तुम जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज तुमसे ज्यादा बोली लगाकर इस खजाने को ले जाऊंगा। बोलो, तुम क्या कर लोगे? अब मुकाबला असली था, अर्जुन बनाम विवेक। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन इस रहस्यमय खजाने को हासिल कर पाएगा या विवेक अपनी ताकत से उसे हरा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अध्याय 94, अर्जुन और विवेक के बीच मुकाबला। अर्जुन की बात सुनकर विवेक का दिमाग खराब हो रहा था। उसका नाम न केवल अपने शहर लखनऊ में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध था। सभी लोग उसका दिल से सम्मान करते थे, लेकिन ये लड़का उसके सामने घमंड से खड़ा हुआ था। उसने कई बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी की थी। इस वजह से विवेक को बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उस लड़के ने विवेक को ताना मारा था। इस समय सभी लोग हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे। सबके मन में सवाल घूम रहे थे, कौन है ये लड़का? इसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि ये विवेक जी को चैलेंज कर सके और उनका मजाक उड़ा सके? विवेक जी चाहें तो इसे अभी मरवा सकते हैं और ये उनके सामने सिर ऊंचा किए खड़ा हुआ है। भले ही विवेक बहुत गुस्से में था, लेकिन वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उस चट्टान को कम कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच पहले कुछ गलतफहमियां हो चुकी हैं,
लेकिन उसकी वजह से ये सब करना सही नहीं है। विवेक हर हाल में उस चट्टान के टुकड़े को ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ में ले जाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर बोली में उसका आमना सामना अर्जुन से होता है तो उस टुकड़े की कीमत 30 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। वो आज इतने सारे रुपए खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने गुस्से को शांत करते हुए इस आशा में इंतजार करने की सोचता है कि शायद अर्जुन बोली से पीछे हट जाए। जब मैं 5 करोड़ में उस टुकड़े को खरीद लूंगा तो उससे हिसाब चुकता कर लूंगा, विवेक मन ही मन सोच रहा था। लेकिन अर्जुन उसके इरादों को भांप चुका था। अपमान भरे शब्दों के साथ वो कहता है, बकवास करना बंद करो, मैं भी इस टुकड़े को खरीदना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे ज्यादा पैसों की बोली नहीं लगा सकते तो नीलामी से हट जाओ। हालात बिगड़ते जा रहे थे। सभी लोग हैरान थे कि अर्जुन में इतनी हिम्मत थी कि उसने विवेक को बोली से हटने को कहा। विवेक के चेहरे के भाव बिगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी पैसे बचाने के लिए वो विनम्र स्वर में कहता है, मुझे ये बहुत पसंद है, क्या तुम मेरा मान रखने के लिए इस बोली से पीछे नहीं हट सकते? अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूं? तुम होते कौन हो मुझे ऐसा करने के लिए कहने वाले? इसके बाद वो फिर से पूछता है, तुम मुझसे ज्यादा बोली लगा सकते हो या नहीं? अब विवेक के चेहरे के भाव बुरी तरह बिगड़ चुके थे। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वहीं उसे जो चैलेंज कर रहा था वो केवल 20 से 25 साल का नौजवान था, जिसकी उम्र उसके शिष्यों और पोतों से भी कम थी। अब विवेक के सब्र का बांध टूट चुका था। वो गुस्से से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा भी है जो विख्यात और प्रसिद्ध विवेक देसाई को भी सम्मान ना देने की हिम्मत कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक निष्पक्ष मुकाबला है, तो जो भी ज्यादा बोली लगाएगा वो इस खजाने को घर ले जाएगा। मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा है और कैसे तुम मुझसे इस खजाने को छीन सकते हो। इसके बाद विवेक अपना हाथ उठाता है और बोलता है, 50 करोड़ रुपए। उसके बोली लगाते ही भीड़ में फिर से खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। विवेक के मन में सीधी सी बात थी, अगर वो अर्जुन के साथ धीरे धीरे लड़ेगा तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसलिए उसने इतनी ऊंची बोली लगाई ताकि अर्जुन डर जाए। उसे यकीन था कि अर्जुन इससे ऊंची बोली नहीं लगा पाएगा, लेकिन तभी अर्जुन की दोबारा आवाज आई, 100 करोड़ रुपये। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही पल में बोली 10 गुना बढ़ जाएगी। अमर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अर्जुन, तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं या तुम केवल अमीर होने का नाटक कर रहे हो? अर्जुन उसकी बात सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। हां, हैं मेरे पास पैसे। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें सच बता ही देता हूं। मैंने पेमेंट करने के लिए जिस ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल किया था वो कार्ड तुम्हारे पापा मिस्टर महेंद्र सिंह ने दिया था। क्यों? क्या तुम्हें यह सुनकर हैरानी हुई? तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी ना? यू बास्टर्ड! गुस्से से अमर का चेहरा लाल हो चुका था। झूठे मक्कार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महेंद्र सिंह परिवार को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठने की? इस समय विवेक अमर की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर महेंद्र सिंह, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? अमर ताना मारते हुए जवाब देता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह सिंह हवेली का घर जमाई है। इसके पास कोई नौकरी नहीं है और अपनी बीवी की कमाई का खाता है। अभी हाल में ही इसने मेरे पापा को फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए थे। उसकी बात सुनकर विवेक की भौहें चौड़ी हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा है? अब विवेक आश्वस्त हो जाता है कि अर्जुन उससे मुकाबले में जीत नहीं पाएगा। लड़के, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इतना घमंड अच्छा नहीं है। कहीं तुम्हारे साथ अंत में कुछ बुरा ना हो। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन क्या सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है? अर्जुन ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। अगर तुम चाहो तो आगे बोली लगा सकते हो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो और बोली से हट जाओ। विवेक गुर्राते हुए कहता है, लड़के, लगता है आज तू मरना चाहता है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, मैं मरना चाहता हूं? क्या तुम मुझे मार सकते हो? अपनी पसंद की चीज खरीदने के पैसे तो तुम्हारे पास हैं नहीं और चले हो मुझे मारने के तरीके सोचने। अब सवाल यह था
क्या अर्जुन इस मुकाबले में विजयी होगा या विवेक अपने पुराने खेल और ताकत से उसे हराकर ये खजाना अपने नाम कर लेगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए। अध्याय 95। पवित्र समुद्री मोती विवेक के लिए अर्जुन के अपमानों को सहन करना अब मुमकिन नहीं था। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, लड़के, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मुझे इस खजाने को खरीदने दो। उसकी बात सुनकर स्वप्निल के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि विवेक नीलामी के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इसकी वजह से उसके सेंटर की प्रतिष्ठा खराब हो सकती थी। वो बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन विवेक को रोकने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, आपको मुझे मारने के लिए नीलामी के खत्म होने का इंतजार करना होगा। नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है और मैं इस चट्टान के 100 करोड़ भरने को तैयार हूं। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आप ऊंची बोली लगा सकते हैं। इस समय नेहा बहुत हैरान थी। वह जानती थी कि विवेक देसाई कोई साधारण आदमी नहीं था। यहां तक कि महेंद्र सिंह का परिवार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन विवेक से पंगा लेने पर क्यों उतारू था। उसमें इतना विश्वास और साहस आया कैसे? वहीं अनुज, अब महेंद्र सिंह, अपनी छाती पर हाथ रखकर सोफे पर गिर जाता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सब खत्म हो गया। मेरे दामाद ने सब खत्म कर दिया। अब सिंह परिवार को बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा। महेंद्र सिंह बुदबुदाते हुए कह रहा था। विवेक का चेहरा सख्त हो गया था। वहीं अर्जुन भी बिना कुछ कहे बैठा हुआ था। विवेक को पता था कि अर्जुन ने सच कहा था। अगर उसे उस खजाने को पाना था तो उसे सबसे ऊंची बोली लगानी ही होगी। लेकिन 100 करोड़ रुपए, इतने पैसे मैं कैसे खर्च कर सकता हूं? सभी की नजरें विवेक की तरफ थीं। सब उसके अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस खजाने को हासिल करने के लिए उसने अपने गुस्से को दबाते हुए अर्जुन से धीमी आवाज में कहा, दोस्त, अगर मैंने कभी तुम्हें ठेस पहुंचाई हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वो मुझसे अनजाने में हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे भूल कर मुझे माफ कर सकोगे। लेकिन मुझे इस चट्टान के टुकड़े की बहुत जरूरत है। प्लीज मुझ पर एक एहसान करो, मुझे इसे ले लेने दो। मैं वादा करता हूं कि इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। विवेक का स्वर भले ही विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 20 से 25 साल का लड़का सबके सामने उसे जलील करेगा। जब यह मसला सुलझ जाएगा, उसके बाद इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा, विवेक ने मन में सोचा। अर्जुन जवाब देता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यह मेरे लिए भी उपयोगी है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। अब विवेक पूरी तरह से भड़क चुका था। अब मुझे इसे खत्म करना ही होगा। इस समय उसके मन में केवल अर्जुन को मारने का ख्याल चल रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोग इन हालातों को देखकर गहरी सांस लेते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक नौजवान विवेक देसाई को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। इसके बाद होस्ट गिनती पूरी करता है और अर्जुन उस खजाने को पाने में कामयाब हो जाता है। विवेक हॉल से निकलने से पहले अर्जुन को गुस्से से घूर कर देखता है। वो उसी जगह अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसे ऐसा करने नहीं दे रही थीं। उसे इस मसले का हल सोच समझकर निकालना होगा। नेहा विवेक को जब गुस्से से वहां से जाते हुए देखती है तो वो अर्जुन से कहती है, मिस्टर देसाई कोई साधारण शख्सियत नहीं है। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हार मानेंगे। वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा और खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा करनी होगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता है। सब सोच रहे थे कि अर्जुन का दिमाग खराब था, जो उसने उस चट्टान के लिए 100 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। असली खजाने की पहचान घर लौटते वक्त अर्जुन महेंद्र सिंह को बताता है कि जो 100 करोड़ रुपए उसने खर्च किए थे, उसकी इजाजत महेंद्र सिंह परिवार से उसे पहले ही मिल चुकी थी। घर पहुंचने के बाद अर्जुन तुरंत अपने कमरे में जाकर चट्टान के टुकड़े को मेज पर रखता है और उस सीपी को निकालता है। इसके बाद उसकी अच्छे से जांच करने लगता है। वो उस सीपी को साफ करता है। सुनहरे लाल रंग का पारदर्शी शेल
अर्जुन उस सीपी को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। जब वो एक टुकड़ा उठाकर ध्यान से देखता है तो उसे 3 मोती दिखाई देते हैं। ये पवित्र समुद्री मोती थे, जिनके बारे में उस रहस्यमयी किताब में लिखा था। ये अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते रहते हैं। इतने साल सीप में रहने के कारण इनमें बहुत सी ऊर्जा इकट्ठा हो चुकी थी। ये मोती दुनिया का सबसे दुर्लभ आध्यात्मिक खजाना था, जिसे अर्जुन किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था। अर्जुन बहुत संतुष्ट था कि उसे 3 पवित्र समुद्री मोती मिले थे। इसके बाद अर्जुन चमत्कारिक लकड़ी निकालता है और उस पर रहस्यमयी किताब में दिए गए तरीके के अनुसार अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर उस लकड़ी पर अपने हाथ के कई छाप बना देता है। जैसे ही हाथ की छाप लकड़ी पर पड़ती है, उसमें से एक तेज लाल रंग की रोशनी निकलती है। जैसे ही वो रोशनी मोती पर पड़ती है, वो उस रोशनी में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। मंत्रों का प्रभाव और नया अस्त्र जब रोशनी निकलनी बंद हो जाती है, तो अर्जुन उस मोती को अपनी हथेली पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर किताब में बताए मंत्र का उच्चारण करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मोती और ज्यादा चमकने लगता है। इसके बाद अर्जुन नीले मोतियों का हार निकालता है, जिसे उसने नीलामी में जीता था, और उसमें से कुछ मोती निकालकर सीप के टुकड़ों और उस पवित्र समुद्री मोती के साथ मिलाकर उनसे एक ब्रेसलेट बना देता है। बाकी के मोती भी अच्छी हालत में थे। उनमें से एक मोती को लेकर अर्जुन उससे एक ताबीज बनाता है नमन को देने के लिए। उसे यकीन था कि इस ताबीज के प्रयोग से महेंद्र सिंह परिवार उस श्राप से मुक्ति पा सकेगा। इतना सब करने के बाद भी अर्जुन ने देखा कि अभी भी उसके पास बहुत सारे सीप के टुकड़े थे। अभी भी समय है, इसलिए उसने उन टुकड़ों से तड़ित अस्त्र बनाने का फैसला किया। रहस्यमयी किताब के अनुसार तड़ित अस्त्र एक छोटा जादुई अस्त्र था, जिसकी मदद से कभी भी बारिश और बिजली को बुलाया जा सकता था। पीछे छुपा खतरा जैसे ही वो इस अस्त्र को बना लेता है, उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सिया घर वापस आ चुकी थी। अर्जुन जल्दी से बाकी के टुकड़ों को बेड के नीचे छुपा देता है और अपने बनाए ब्रेसलेट को लेकर बेडरूम के बाहर निकल आता है। बाहर आकर वो देखता है कि सिया अपनी मां सुमित्रा देवी के सामने खड़ी थी और उसे गुस्से से देख रही थी। जब अर्जुन उनके पास जाता है तो देखता है कि सुमित्रा देवी ने वही ब्रेसलेट पहना हुआ था जिसे अर्जुन ने नमन को देने के लिए बनाया था। ये ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है। जब मैं इसे पहनकर बाहर अपने दोस्तों से मिलने गई तो सब इसकी तारीफ कर रहे थे। मैं इतनी खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती, सुमित्रा देवी उत्साह से कहती हैं। सिया असहाय सी अपनी मां की तरफ देखते हुए कहती है, मां, ये वही ब्रेसलेट है ना जो अर्जुन कुछ दिन पहले घर लेकर आया था? आप बिना बताए इसे पहनकर बाहर कैसे जा सकती हैं? मुझे लगा था कि मुझसे ये खो गया है। मैं तुम्हारी मां हूं सिया, क्या हुआ जो मैंने ये ब्रेसलेट पहन लिया? जब अर्जुन उन दोनों को झगड़ते हुए देखता है तो वो कहता है, सिया, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मां को पसंद है तो उन्हें ये ब्रेसलेट लेने दो। मैंने दूसरा ब्रेसलेट बनाया है जिसे मैं तुम्हें देने की सोच रहा था। लेकिन जब सुमित्रा देवी वो दूसरा ब्रेसलेट देखती हैं तो कहती हैं, ये बेकार ब्रेसलेट तुमने बनाया है। अब सवाल ये था, क्या अर्जुन के बनाए ये पवित्र मोती और अस्त्र किसी आने वाले खतरे से रक्षा कर पाएंगे? क्या विवेक इतनी आसानी से हार मान जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए